हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मज़े में हो, आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो और आनंद में रहो, खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने जा रहे हैं? मिसलेनियस के करेंगे। कौन सा करेंगे? चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, उस चैप्टर का आज समापन हो जाएगा मिसलेनियस के क्वेश्चंस के साथ। तो सभी क्वेश्चंस हमने किए जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है सीबीएसई का, उसके हिसाब से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देखिए, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का हमारा क्या है? मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1, रिलेशन एंड फंक्शन का कौन सा ये चैप्टर 1 चल रहा था। तो कौन सा क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये मिसलेनियस का। आप लोगों के पास बुक है, उसमें देखिए क्या दिया है। शो दैट the function f r to x belongs to r such that x is greater than -1 but x is less than 1 defined by fx x upon 1 plus mod of x। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। क्या दिया है इसके अंदर? ये अब की बार जो फंक्शन आपको जो दिया हुआ है रियल नंबर टू x, और उसको भी कुछ डिफाइन किया है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए क्या है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, एग्जांपल आया था अपने पास जिसमें 4 केस बने थे। 2 क्वेश्चन ऐसा अपन ने किया है जिसमें हमारे पास क्या है, 4 केस बन गए थे। वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, हम क्या करेंगे, 4 केस बना करके सोल्व करेंगे। आइए बात करते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया है कि शो दैट द फंक्शन क्या है, f। फंक्शन क्या दिया हुआ हमारे पास, f दिया हुआ है। कहाँ से? r टू x बिलोंग्स टू r, और r में क्या होगा, यानी कि x हमारा रियल नंबर में से तो होगा, लेकिन कौन कौन से होंगे? -1 से तो बड़े होंगे लेकिन 1 से छोटे होंगे। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो आप x लोगे, ये फंक्शन के अंदर जो भी x की वैल्यू लोगे वो किस में से लोगे? रियल नंबर में से लोगे। किस में से? रियल नंबर में से। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -1 से तो बड़ी लेकिन 1 से छोटी। अब ये चीज़ आप जानते हो कि -1 से बड़ी और 1 से छोटी कितने सारे रियल नंबर्स होंगे, लगभग कोई गिनती तो है नहीं उसकी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, या आप कहते हो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 के बीच में होंगे कि नहीं होंगे? तो वही कह रहा है कि जो आप रियल नंबर ले सकते हो, यानी -1 से 1 के बीच में कोई सा भी, चाहे वो रूट का नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे डेसिमल्स हो, कुछ भी हो, वो आप इनके बीच में ले सकते हैं। ठीक है, वो आप इन नंबर्स के बीच में ले सकते हैं, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर ही लेना है। लेकिन जो हमारा कोडोमेन वाला पोर्शन आ जाएगा, जैसे हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। ये हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है? कोडोमेन होता है। ये हमारा कौन सा पोर्शन होता है? कोडोमेन होता है। यानी कि ये हमारा डोमेन है, रियल नंबर मतलब सारे ही नंबर्स होंगे इसके अंदर, और ये हमारा कौन सा होगा? कोडोमेन होगा। लेकिन इसमें कौन कौन से होंगे? जैसे -1, -2, -1 से बड़ा लेना है, -1 से बड़ा नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इनके बीच में। लेकिन -1 और 1 नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? -1 और 1 नहीं होगा। आगे बात समझ में? ये दोनों नहीं होंगे, इसके बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है। मान लो यहाँ पर 0.5 भी हो सकता है, यहाँ पर 0.5 हो सकता है। ये सारे नंबर्स इसके अंदर होंगे -1 से 1 के बीच में। यानी एक तरह से कहें तो ये दोनों तो नहीं होगा, इनके बीच में होगा हमारे पास नंबर। ठीक है, तो कोडोमेन के अंदर हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है कि वैल्यूज इसके बीच में होनी चाहिए, जबकि डोमेन में क्या कह रहा है? रियल नंबर्स होने चाहिए, फिर वो चाहे कोई से भी नंबर्स हों। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आपको जब क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा तभी आंसर समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब फंक्शन कैसा डिफाइन किया गया? हमारे को फंक्शन डिफाइन किया गया है कि f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x, और ये x कहाँ से लेंगे हम? रियल नंबर में से। x बिलोंग्स टू r है। इज 1 1 एंड ऑन टू हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया है वो क्या है?
1 1 भी है और ऑन टू भी। क्लियर? चलो अब यहाँ पर देखो क्या है, हमें 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे। 1 1 करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो भी आते हैं हमारे पास उसमें हमारे पास 4 केस बनेंगे। कैसे क्यों बनेंगे, क्योंकि कह रहा है x की वैल्यू के लिए हमें कुछ रेंज दे रखी है, हमें कुछ रेंज दे रखी है। यानी क्या कह रहा है, एक तो यहाँ पर मोड x की भी बात कर रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर तो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मोड x दिया है यानी कि पॉजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 केस बनाएंगे जब हम 1 1 की बात करेंगे। चलो करते हैं, देखो किसकी बात करेंगे, सबसे पहले फॉर 1 1। फॉर 1 1 जब हम 1 1 की बात करेंगे तो क्या करते हैं, 1 1 में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, केस 1 लिखेंगे सबसे पहले। देखो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट ये हो गया कि जब x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यानी x1 x2 की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं ना, किस में से, रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। कहाँ से लेते हैं हम, डोमेन में से ही तो लेते हैं, तो रियल नंबर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो x1 x2 दोनों ही हम 0 से बड़ा ले लें, हमारे ऊपर है, ले सकते हैं। 0 से बड़ा नंबर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं या 0 से बड़ा ले सकते हैं। हमने x1 भी 0 से बड़ा ले लिया, x2 भी 0 से बड़ा ले लिया। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। इसको ऐसे करो, ऐसे मत लिखो, पहले ये लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। पहले क्या लिख लो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, belongs to R such that x1 sorry fx1 is equal to fx2। हम यही करते हैं 1 1 के लिए, हम सबसे पहला काम यही करते हैं, x1 x2 लेते हैं, रियल नंबर में से लिया जो भी हमें दिया हुआ था, और fx1 बराबर fx2। अब यहाँ पर हम वो चीज़ लिखेंगे जो कि ज़्यादा ठीक रहेगा, कि क्या, कि केस फर्स्ट हमने बनाया, केस फर्स्ट, हमारा केस फर्स्ट जो था उसमें हमने कह दिया कि लेट x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 और x2 दोनों ही हमने क्या किया, 0 से बड़ा ले लिया। ठीक है, 0 से बड़ा ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने 0 से बड़ा ले लिया तो जो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जब इसके अंदर, तो ये भी मोड में ही है तो वैसे भी प्लस हो जाता, लेकिन वैल्यू रखने के बाद भी क्या होगा, ये प्लस ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम एक बार तो क्या है, वैल्यू आप बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखो fx इज इक्वल टू, दो फंक्शन बनेगा हमारे पास, कौन सा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक फंक्शन, एक कौन सा बनेगा हमारे पास, x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बनेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और x अपॉन 1 माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0 हो। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, और x इज लेस देन 0 हो तो x अपॉन 1 माइनस एक्स। हमारे पास ये दो फंक्शन आएंगे। ठीक है, दो फंक्शन हमारे पास x के आएंगे, क्योंकि मोड में है, एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस में ले सकते हैं एक बार x की वैल्यू, x इज लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो ये दो केस हमारे पास बन गए, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 हो, या x की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये नोट करना, फिर आप लिखना फॉर 1 1। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, फॉर 1 1। तो फॉर 1 1 क्या किया, x1 x2 बिलोंग्स टू R, fx1 बराबर fx2। फिर हमने कह दिया लेट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 x2 दोनों 0 से बड़े हों तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा, क्या करेंगे हम, fx1 बराबर fx2, यही लिखते हैं, fx1 बराबर fx2 करते हैं, और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, यही होगा, ये होगा। अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
ये x1 इधर आ जाएगा 1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 1 प्लस x1। यही होगा, बिल्कुल ठीक है, यही होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x2 x1, यही होगा। ठीक है, चलो जब यही होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या कि x1 प्लस x1 x2 और x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस का होगा, हट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। हमने माना था कि fx1 बराबर fx2 है और उससे हमें x1 x2 बराबर मिल गया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 है। देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब सेकंड केस लेते हैं हमारे पास, कौन सा केस, सेकंड केस। ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस, अब केस कौन सा लेते हैं, सेकंड। सेकंड केस में क्या होगा हमारे पास, सेकंड केस में कि पहले हमने क्या लिया, x1 और x2 दोनों ही 0 से बड़ा ले लिया। ठीक है, ले लिया तो और उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि x1 और x2 दोनों ही क्या करें, हम 0 से छोटा ले लें। ठीक है, पहला केस हमने क्या किया कि x1 x2 दोनों 0 से बड़ा लिया। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, x1 और x2 दोनों ही 0 से छोटा ले लेते हैं। तो यहां से लिख लेते हैं लेट x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। फिर क्या करते हैं कि लेट करते हैं क्या कि x1 x2 belongs to R such that fx1 बराबर fx2। ठीक, वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सा फंक्शन हम काम में लेंगे, यहाँ लिखते हैं जब x1 x2 यानी x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, ये वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा अपने पास, x1 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 1 माइनस x1। तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 x1। सेम वही आ गया, इसको उधर लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर f इज 1 1। क्या आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आया, फंक्शन कैसा मिल गया हमें, 1 1 मिल गया। कैसा फंक्शन आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, केस थर्ड की। कौन से केस की, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करते हैं हम कि एक बार x1 को 0 से बड़ा ले लो, x2 को 0 से छोटा ले लो। क्या करेंगे कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि लेट x1 x2 belongs to R such that fx1 is equal to fx2। यही होगा, fx1 is equal to fx2। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, x1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन कि x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 के लिए क्या करेंगे हम, कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, x2 अपॉन 1 माइनस x2। अब बताओ क्या ये सही है, क्या ये तरीका सही है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको याद हो पहले वाला आपको बताया था कि जब भी x1 x2 अलग अलग रेंज में आ रहे हो, मतलब कि जैसे x1 ग्रेटर देन 0 है, x2 लेस देन 0 है, इस केस में हमारा ये वाला मेथड जो हम यूज़ करते हैं ये फेल हो जाता है। यानी हम इस वाले मेथड से इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, या अगर आप करना भी चाहो तो देखो क्या होगा इसमें कि x1 1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 1 प्लस x1।
यही होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। ये x1 x2 इधर आएगा तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो x1 x2 प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x1 x2। क्या बन जाएगा, 2x1 x2। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने कहा x1 0 से बड़ा है, x2 0 से छोटा है। x1 0 से बड़ा है, x2 0 से छोटा है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, ये वैल्यू कैसी मिलेगी आपको हमेशा, ये वैल्यू आपको कैसी मिलेगी हमेशा, ये वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और ये वैल्यू कैसी मिलेगी आपको हमेशा, नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि एक वैल्यू 0 से बड़ी है, एक वैल्यू 0 से छोटी है, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो दो वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। सॉरी, दो वैल्यूज एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। दो वैल्यूज एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। लेकिन इसमें देखो आप x1 बराबर x2 नहीं ला सकते, x1 बराबर x2 इस मेथड से नहीं आ सकता, इसलिए कह रहा था कि ये वाला मेथड यूज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे करते थे वो वाला मेथड यूज करेंगे। सही ये भी है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन वो मेथड हमारी प्रैक्टिस है, उसमें हमने पहले वैसा क्वेश्चंस किया, इसलिए हम उसी मेथड पर ही टिके रहेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, बात करते हैं किसकी, पहले वाले मेथड की। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते थे, हम क्या मान लेते थे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। हमारा ये वाला मेथड था, कौन सा, कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ले लेते थे, कि हमने कहा x1 बराबर नहीं x2 से। अभी अभी हमने किया तो उसमें क्या आया, हमारे पास x1 बराबर x2 नहीं आया, नहीं आ रहा था ना, यानी प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव दोनों बराबर नहीं हो सकती, तो ये 1 1 नहीं है। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने पहले ही मान लिया कि दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू हमने पहले ही मान ली ना, 0 से बड़ी एक 0 से छोटी, तो वैसे ही बराबर नहीं होंगे ये। तो हमने कह दिया ठीक है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। तो आपको बताया था कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो fx1 और fx2 भी बराबर नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू होगा, तो हम कह देंगे कि ये 1 1 है। तो हम क्या कह देंगे, 1 1 है। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 हमने 0 से बड़ा माना है ना, तो 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x1 और 1 अपॉन में 1 प्लस x1। ये वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि x1 की वैल्यू या तो आप 0 लोगे तो 0 आ जाएगी, 0 से बड़ी लोगे तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही आएगी, यानी fx1 हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। और fx2 क्या आएगा हमारे पास, fx2 के लिए x2 के लिए कौन सा फंक्शन, x2 कौन सा है, 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, तो x2 अपॉन 1 माइनस x2, ये वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आएगी, ठीक है। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रखो इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -1, यहाँ अगर आप -1 रखते हो, -1 अपॉन 1 माइनस, और माइनस माइनस प्लस होकर के क्या बन जाएगा, -1 अपॉन 2। तो 0 से छोटी कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू रखोगे नीचे तो प्लस होगा, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए ये वैल्यू भी हमेशा fx2 की वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी। ये बात समझ में आ गई, fx2 की वैल्यू भी हमेशा 0 से छोटी आएगी, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कि fx1 0 से बड़ा है, लेकिन fx2 0 से छोटा आ रहा है, इस दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जैसे वहाँ आया था कि एक पॉजिटिव आया था एक नेगेटिव आया था, जो इधर पॉजिटिव वैल्यू थी वो 0 से बड़ी रहेगी, जो इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आई थी 2x1 x2 वो 0 से छोटी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, ये 0 से बड़ा आएगा, ये 0 से छोटा आएगा, यानी fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो हम पहले ही मान के चल रहे थे कि नहीं है बराबर, तो इमेज भी बराबर नहीं है, तो फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन कैसा है इसका, 1 1 है, क्लियर। फंक्शन क्या है, ये 1 1 है। अब बात करते हैं किसका, फोर्थ केस का। केस फोर्थ,
फोर्थ केस में हमारे पास क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे कि x1 लेस देन 0 ले लेंगे और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। फिर सेम वही चीज़ हो जाएगी, क्या होगा कि fx1 बराबर x1 लेस देन 0 है, x1 यानी 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, ये वाला, तो x1 अपॉन 1 माइनस x1। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए x1 हमेशा क्या आएगा, 0 से छोटा ही आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। fx2 के लिए क्या हो जाएगा कि x2 अपॉन 1 प्लस x2, 0 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन किया और ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन क्या है हमारा, 1 1 है। तो आपको उस टाइम बताया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, चारों केस के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। किसी भी एक के लिए अगर ये 1 1 नहीं आता तो हम कह देते कि ये फंक्शन जो दिया है वो 1 1 नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखो हमारे जो चारों केस थे, उन चारों के चारों केस के लिए हमारे पास क्या आया, फंक्शन 1 1 आया है। पहला कहाँ पर आया, f इज 1 1, f इज 1 1, f इज 1 1 एंड f इज 1 1। चारों केस के लिए फंक्शन 1 1 है, इसलिए हम क्या कह देंगे, गिवन फंक्शन इज 1 1। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑन टू की। ऑन टू हम करते हैं इस पेज पे। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हमारे पास वही मेथड है, एक कौन सा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास क्या है फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब फंक्शन हमारे पास दो हैं, दो फंक्शन है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स। एफ एक्स की दो वैल्यूज है, तो हम इन दोनों को लेंगे, किन दोनों को, इन दोनों वैल्यूज को लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, एक तो हम क्या ले लेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स, और दूसरा कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कब था, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0, और ये कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, 0 से छोटी के लिए x अपॉन 1 माइनस एक्स, 0 या 0 से बड़ी के लिए x अपॉन 1 प्लस एक्स है। ठीक, ये दो फंक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं हम y के टर्म्स में। ठीक है, तो ये y है, x के टर्म्स में x निकालेंगे हम y के टर्म्स में। तो कैसे करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, ये वाला काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर लेके जाओगे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कॉमन लोगे 1 माइनस वाई हो जाएगा, y 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से y अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, और ये किस केस में आया, इस केस में जब क्या हो, x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पर क्या है, जब यानी x क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा। y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, जो हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये है। तो वैसे तो ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख दो कि यहाँ पर ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, y की क्या रेंज होगी, y की किन वैल्यूज के लिए x की वैल्यू 0 आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, वो अभी हम निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन के लिए फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू। इसके लिए अगर हम करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 के लिए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमने ये फंक्शन निकाला, x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, और x इज लेस देन 0 के लिए, यानी इस वाले फंक्शन के लिए लिया तो x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, ऐसे, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई, और ये हो गया y अपॉन 1 प्लस वाई। अब चेक करते हैं y की क्या रेंज होगी। यहाँ पर देखो
हमने कहा कि ये वाला फंक्शन लोगे, यानी ये वाला फंक्शन लोगे, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या करनी है, 0 या 0 से बड़ी लेके आनी है। तो यानी अगर y की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आप 0 तो ले सकते हो, ठीक है, यानी 0 ले सकते हो, लेकिन 0 से बड़ा भी ले सकते हो। y की वैल्यू आप 0 या 0 से बड़ा नंबर कोई भी लोगे, x हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप मान लो यहाँ पर y की वैल्यू आप क्या ले लो, 0.5 ले लो। यहाँ से बात करते हैं इसके लिए, y की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0.5 ले ली। तो 0.5 लेते ही क्या हो जाएगा, ये 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर मैं 1 ले लूँ, y की वैल्यू 1 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइंड टर्म आता है। y की वैल्यू 2 ले लो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी, यानी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब कि 1 भी नहीं रख सकते हम, और ना तो 1 से ज़्यादा रख सकते हैं, ना तो 1 रख सकते हो, ना ही 1 से ज़्यादा रख सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, y की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी, यानी y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट 1 से छोटी होगी, तो x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आ जाएगी। ये तो हो गई y की रेंज, ठीक है। अब इसकी बात करें कि हमेशा क्या आना चाहिए, y की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या आना चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़ इसमें कि नेगेटिव लाने के लिए y हमेशा 0 से छोटा ही होना चाहिए एक तो, क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ तो चाहिए ही चाहिए होगा। y की वैल्यू एक तो 0 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से छोटी आप लेस देन 0 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, लेस देन 0, ठीक है। यानी y की वैल्यू एक तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी ही चाहिए। y की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, तभी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लेस देन 0 कितनी की रखें, ठीक है, चलो रखते हैं। आपने कहा 0 से छोटा है, रख लो आप सर, -1 रखो, -1 रख लेते हैं। तो -1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 0 क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। यानी कि -1 तो नहीं रख सकते, -2 रखो, -2 रखते ही क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू 2। यानी कि -1 नहीं रख सकते, -1 से बड़ा भी नहीं रख सकते, तो फिर किससे बड़ा रखेंगे, सॉरी -1 से छोटा भी नहीं रख सकते, यानी -1 से बड़ा ही रखेंगे। -2 क्या है, -1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू हम ना तो -1 ले सकते हैं, ना ही -1 से छोटा कोई नंबर ले सकते हैं। किससे बड़ा लेंगे, हमेशा -1 से बड़ा ही नंबर लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, y की रेंज, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि x की वैल्यू सभी कंडीशंस में सेटिस्फाई होगी इस फंक्शन के लिए, जब y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट 1 से छोटी होगी, और y की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव आएगा, यानी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं therefore for every y belongs to R, यानी y की रियल नंबर में से हर वैल्यू के लिए, लेकिन कैसे, सच दैट y की वैल्यू रियल नंबर में से तो लेंगे लेकिन 0 या 0 से बड़ी बट 1 से छोटी। देखो कहाँ से शुरू हुआ ये, y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट 1 से छोटी कह रहा है, लेकिन y की वैल्यू -1 से बड़ी 0 से छोटी, 0 से छोटी। यानी इन दोनों को मैं मिला करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और y मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ ऐसे, यही होगा। यानी y की वैल्यू -1 से बड़ी बट 0 से छोटी, और दूसरा कह रहा है y की वैल्यू 0 से बड़ी बट 0 या 0 से बड़ी बट 1 से छोटी। यानी इसको एक साथ लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y -1 ये,
ये लिख सकता हूँ, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन -1। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? हाँ, इसको अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा? y इज, इसको एक साथ लिखने पे क्या आ जाएगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा बट -1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन -1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to R such that y is greater than -1 but less than 1। यानी y की वैल्यू क्या करना है? -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। y की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए, y की -1 से बड़ी बट 1 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए there exist x belongs to R such that fx is equal to y। यानी फंक्शन हमारा बराबर आ जाएगा, fx is equal to fx आ जाएगा। therefore f is on to, फंक्शन क्या है हमारा? on to है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? गिवन फंक्शन f is बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। हमें यही प्रूफ करना था कि फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 ऑन टू है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया था ये, लेकिन समझाना आपके लिए ज़रूरी था। इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कितना बड़ा, जैसे आप ये स्टेप आप चाहो तो यहाँ से आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको फटाफट रफ में करके यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये काम था अपना, इतना ये आपको समझाने के लिए था, इतना टाइम लगा, बाकी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि शो दैट द फंक्शन f R2R गिवन बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप इसको कर सकते हो होमवर्क में भी, आप मेरे से पहले भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी जिनको नहीं समझ में आया एक बार यहाँ पर दोबारा देखेंगे। यहाँ पर केवल हमें इंजेक्टिव प्रूफ करना है, और इंजेक्टिव आपको बताया था, आपको मालूम होना चाहिए कि इंजेक्टिव मतलब क्या प्रूफ करना है? 1 1 प्रूफ करना है। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब क्या प्रूफ करना है अपन को? 1 1। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले फॉर 1 1 हम क्या चेक कर रहे हैं? फॉर 1 1 लेट करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन दिया हुआ है। चलो पूरा करते हैं, जैसा पहले करते थे, कंप्लीट पूरा लिखते हैं। पूरा क्या दिया हुआ है कि फंक्शन दिया हुआ है, एक तो हमें R2 R में, और दूसरा कह रहा है कि फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब है। तो फॉर 1 1 हम जब चेक करेंगे किसके लिए? 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए क्या आएगा हमारे पास? कि पहले तो हम लेट करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। कौन सा R? इस R में से, डोमेन में से हम चेक करेंगे कौन सा ये है। x1 x2 बिलोंग्स टू R है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सच दैट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। यही होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2। x1 की जगह हम क्या लिख देंगे? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। और इसमें आपको बताया था मैंने कि x की पावर अगर ऑड हो, पावर अगर ऑड में हो तो हम बराबर करते हैं, लेकिन अगर इवन हो तो डायरेक्टली बराबर नहीं होता। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया पिछले लेक्चर में, उसको आप समझ गए होंगे, देख लेना। तो x1 बराबर x2 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, ये आप जानते हो कि इससे क्या आ गया हमारे पास? फंक्शन 1 1 आ गया, यही प्रूफ करना था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x।
पी एक्स क्या दिया हुआ है आप ये जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है क्या होता है पी एक्स, यानी कि पावर सेट होता है। क्या होता है ये? पावर सेट होता है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट सभी सेट्स का, सभी सबसेट्स का एक सेट होता है। जैसे एक बार आपको समझा देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं फिर से। जैसे मान लो कोई हमारे पास सेट दिया हुआ है पी ए, सेट कोई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 और 3, ये हमारे पास कोई सेट है ए। तो अगर हम मुझे इसका पी ए निकालना हो यानी पावर सेट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो, ठीक है, उन सभी सेट्स सबसेट्स का सेट्स। तो पहले देखो 5 तो सभी सेट्स का सबसेट होता है, 5 हो गया इसका एक सबसेट। दूसरा एक क्या हो जाएगा 1, एक अकेला 2 भी क्या होगा 1 2 3 का एक सबसेट होगा, 3 भी क्या होगा इसका एक सबसेट होगा। और उसके बाद 1 2 के बाद क्या आ गया 2 3, 2 3 के बाद क्या आएगा 1 3, 1 3 और एक बच गया कौन सा 1 2 3, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। एक तो 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा होता ही होता है। तो एक तो 5 इसका सबसेट हो गया, 1 भी इसके अंदर आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 1 2 भी आता है, 2 3 आता है और 1 3 आता है और 1 2 3 भी आता है, यानी ये सभी क्या हो गए इसके सबसेट हो गए। तो यही हमें कह रहा है कि जो पी एक्स कोई भी एक सेट दिया हुआ है और वो भी नॉन एम्प्टी सेट है और कह रहा है पी एक्स क्या है, सभी इन सभी सेट्स का एक सबसेट है जिसको हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक, तो डिफाइन क्या करना है, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज फॉर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी। चलो इसकी बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है कैसे, कि यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी, जो कि दे रखा है उसे, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। लेट कर लिया हमने क्या कि x हमें जो कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वैसे गिवन है, लेट तो इसमें क्या करना है, लेट नहीं करना, क्या है गिवन है, क्या है ये गिवन है x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। फिर क्या कह रहा है पी एक्स क्या कह रहा है, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स था, जो भी जैसा अभी अपन ने ए माना था, उस यहाँ पे क्या माना एक्स माना है, तो एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी सेट्स बनेंगे उन सभी सेट्स का क्या कहते हैं, जितने भी सबसेट्स होंगे एक्स के, उन सभी सबसेट्स का एक सेट अगर हम बनाए तो वो क्या बन जाएगा, पी एक्स बन जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, पावर सेट। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों बातें यहां पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे आप, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले लेट करोगे, क्या लेट करोगे, लेट एनी सबसेट, कोई सबसेट है ए जो कि किस में बिलोंग करता है, इस पी एक्स में। कोई ए सबसेट है, हमने मान लिया कोई भी ए, एक ऐसे ही मान लिया ए कोई सबसेट है जो कि इस पी एक्स में आता है। ठीक है, इस पी एक्स में आता है और हमें क्या कह रहा है कि आप अगर ए आर बी रिलेटेड है बी से, तो हम क्या कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, ए बी का सबसेट है, तो हम कहेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, यानी ए बी का सबसेट है तो ए बी से रिलेटेड है, ए बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक,
तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या जानते हैं, सिंस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि क्या है, हर सेट खुद का सबसेट होता ही है हमेशा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यानी ए इज सबसेट ऑफ बी था तो ए आर बी होगा, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, ए आर ए हो जाएगा। यानी ए रिलेटेड हो गया ए से, ए आर ए। यानी कि कोई भी सेट है, कोई भी सबसेट है, खुद से खुद में रिलेटेड है, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, या ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। अब क्या प्रूफ करेंगे हम, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू, पहले हमने सेट माना था, कोई भी सबसेट लिया था, ए बिलोंग्स टू पी एक्स था। अब की बार सबसेट कौन से ले लिए, ए और बी बिलोंग्स टू किस में से है, पी एक्स में से। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। यानी इसमें हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक आपको ध्यान होगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये होता है सबसेट की कंडीशन। यानी इसमें क्या करेंगे हम, अगर ए आर बी है तो बी आर ए भी होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी आपको पता चल गया करना क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो तो हम यहां से लेट कर लेते हैं, लेट ए आर बी, ए रिलेटेड है बी से, तो ये क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। यानी आपको अभी बताया था क्या है, हम पहले खुद लेट करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं क्या है, इफ। ये कहते हैं ना अपन कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो, यही तो कहते हैं, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हम कह देते हैं सिमेट्रिक है। तो इसे हमने कह दिया कि अगर ए आर बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, और बी भी सबसेट ऑफ ए आ जाए तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। और वैसे आपको दिख रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो बी भी ए का सबसेट होगा। कैसे, देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए इज कोई सबसेट मान लिया 1 2 और बी को क्या मान लिया 1 2 3। ठीक है, तो क्लियरली आपको यहां पर दिख रहा है बिल्कुल कि 1 2 के सभी एलिमेंट्स बी में हैं। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां से हमें क्या दिख रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी 1 2 किस में से बिलोंग करता है, 1 2 में बिलोंग, 1 2 3 में बिलोंग करता है। या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे, यहां से क्या लिख सकते हैं कि 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे लिख दो, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हो सकता है। बट क्या ये हम कह सकते हैं क्या कि 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2? क्या 1 2 3 बी 1 2 1 2 का सबसेट है? इसका मतलब क्या हो कि 1 2 3 1 2 में होना चाहिए, 3 नहीं है इसमें, तो ज़्यादा कुछ इसमें कहने की जरूरत ही नहीं, दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन एज 1 2 3 as 1 2 3 cannot be subset of 1 2, तो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, इसका मतलब कि
इसका मतलब क्या हो गया कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A। ठीक है, B इज नॉट सबसेट ऑफ A, तो B R A नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे कह देंगे देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। कह रहा था ना इक्विवेलेंस प्रूफ करो, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस नहीं है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं आया तो इक्विवेलेंस है नहीं, कोई सा भी एक नहीं आया तो इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये। अगर आगे बात करना चाहें कि हम चलो करते हैं ट्रांजिटिव कैसे होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ गया कि प्रूफ करो क्या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तब आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ कह रहा है इक्विवेलेंस बताओ तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो क्या होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इतना तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसमें, ट्रांजिटिव कैसे करेंगे। फटाफट नोट कर लो। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे, तो ट्रांजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट सबसेट। और ट्रांजिटिव के लिए आप क्या जानते ही हो, ट्रांजिटिव के लिए जानते हो क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी यही करेंगे कि हमने क्या कर लिया, तीन सबसेट्स मान लिए ए बी सी जो कि आर में बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या कहा कि लेट किया, सबसे पहले ये दो लेंगे कि ए बी आर में है, बी सी आर में है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ए आर बी है, ए आर बी, ए रिलेटेड है बी से, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी है, और बी रिलेटेड है सी से, यानी कि बी सबसेट है सी का, बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इफ देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी तो होगा ही होगा। ए बी क्या होगा, ए क्या होगा, सी का सबसेट होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वैसे ही समझाऊं तो ए कोई सबसेट ले लो, ए कोई ले लो 1 है, ये ए है, और बी ले लो कोई सेट 1 2, और सी ले लो कोई सेट 1 2 3। ठीक है, किस हिसाब से लिया कि ए बी का सबसेट होना चाहिए है, बी सी का सबसेट होना चाहिए है, तो ए बी सी का सबसेट होगा। देखो 1 इसके अंदर है, तो हम इसलिए कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी। तो देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू सी। ए आर सी आ गया हमारे पास कि ए आर बी था, बी आर सी था, तो ए बी ए आर सी भी आ गया, ए इज रिलेटेड टू आर सी आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है हमारे पास, आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा है हमारे पास, ट्रांजिटिव है। क्लियर, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 एन टू इटसेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं पहले 2 बार, अब की बार तीसरा क्वेश्चन है ये, लेकिन अब की बार क्या है, एन तक दिया हुआ है। क्या कितना दिया हुआ है, एन तक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कह रहा खुद से खुद में ही, और क्या कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फ्रॉम द सेट। कोई भी सेट दिया हुआ है, मान लो सेट ए है 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका एन तक। दूसरा सेट भी यही है, खुद ही है भाई, खुद ही है ये, खुद से खुद में ही हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है ए टू ए में। तो कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट हो सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। कितने हो सकते हैं, देखो अगर मैं कहूँ क्या, एक तो भाई 1 1 से हो सकता है, 2 2 से हो सकता है, 3 3 से हो सकता है, 4 4 से हो सकता है, ऑन टू होगा ही होगा। यानी ये कह सकते हैं हम कि पहले जब
शुरुआत करी कि 1 को इनमें से किसी के साथ भी रिलेशन बनाना है, कि 1 को पहले तो सभी फ्री थे, समझ में ना बात को, सभी फ्री हैं, तो इस 1 को रिलेशन बनाना है तो क्या करेगा, वो इनमें से किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है, इनमें से वो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है। कैसे? यानी 1 को कहा आप इसमें से चूज कर लो जिसके साथ भी आपको रिलेशन बनाना है। तो इसके पास कितने ऑप्शन थे? n ऑप्शन थे ना, कितने, किसके पास? 1 के पास। 1 के पास टोटल n ऑप्शंस थे, टोटल n ऑप्शंस थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 1 ने अपना चूज कर लिया, 2 के पास गए, 2 ने कहा अब तेरी बारी, अब तू देख ले कौन सा है। तो अब 2 देखेगा तो 1 का तो हो चुका, ठीक है, लेकिन अब 2 के पास कितने ऑप्शन है? n हो गया, तो कितने बच गए? n-1 बच गए कि नहीं बच गए? कितने बच गए? n-1 बच गए। 2 ने भी देख लिया भाई, चलो 2 ने भी किसको देख लिया? 2 को। 3 के पास गए, 3 के पास कितने ऑप्शन थे बताओ? यानी 2 तो हो चुका, 2 का ये 2 नहीं देख सकते, क्या कर सकते हैं? n-3 ऑप्शंस हैं इसके पास। ऐसे ही चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इस लास्ट वाले के पास आए, लास्ट वाले को बोलेंगे तू देख ले, बोले मैं क्या देख लूँ, मैं क्या चूज करूँ, है एक ही बची, एक ही बचा है, अब एक ही बचा है, अब तो एक ही एलिमेंट बचा है, तो क्या करेंगे हम? एक ही देंगे ही। तो यानी लास्ट में जाकर के इसको कितने मिलेगा? एक ही ऑप्शन है इसके पास, एक ही ऑप्शन है लास्ट में इसके पास। कितने ऑप्शन है? एक ही। इसी के साथ ही इसको रिलेशन बनाना पड़ेगा, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ। तो टोटल कितना हो गया? n-2 आएगा यहाँ पर, n-2। भाई 3 के साथ देख रहे थे ना, तो 2 तो हो चुका, तो कितना? n-2, n-3, n-4 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो यहाँ से आपको विजुअलाइज करा दिया कि हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपको जो पूरा विजुअलाइज कराया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं, अब लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 1 कैन अटैच विथ n एलिमेंट्स। ठीक है, 1 के पास n ऑप्शंस थे। दूसरा 2 के पास गए कि 2 के पास गए तो 2 भी कितने नंबर्स के साथ अटैच हो सकता है? 2 कैन अटैच विद n-1 एलिमेंट्स। फिर 3 के पास गए, 3 कैन अटैच विद n-2 एलिमेंट्स। ऐसे ही चलते गए n के पास गए, सॉरी हाँ n के पास गए तो n कैन अटैच विद ओनली 1 एलिमेंट्स, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, तो यानी इनको सबको एक साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 n-2 डैश 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 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये एक तरह से आपको ये मान लो एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया है। क्या मिल गया है? फॉर्मूला मिल गया है। ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि मान लो आपको दे दे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, कोई भी सेट दिया है ए, 1 2 3 4 5, और अब कह दे फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू इटसेल्फ। और ऑप्शंस हैं आपके पास क्या कि कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्या है, कितना हो जाएगा? 5 4 3 2, ये हो सकता है। तो आपको क्या करोगे? फैक्टोरियल 5 करोगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है तो कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। कैसे? अगर आप ये भी देखना चाहो कैसे, तो खुद से खुद में ही तो देख रहा है। तो यानी 1 के पास कितने ऑप्शन है? 5। 2 के पास कितने ऑप्शन है? इसका हो गया, इसका हो गया। तो 2 के पास कितने ऑप्शन है? 4, ये हो गया। 3 के पास कितने ऑप्शन है? 3, ये हो गया। 4 के पास कितने ऑप्शन है? 2, ये हो गया। 5 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 1 के साथ ही जाना पड़ेगा। तो कितना हो गया? ये फैक्टोरियल
5 हो गया। तो यहाँ से आपके लिए एक फॉर्मूला मिल गया आपको कि ऐसे कितने भी एलिमेंट्स दे दें और आपसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू सेट्स, तो ऑन टू फंक्शंस, तो आप क्या बताओगे, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर है उसका फैक्टोरियल कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, यही होती है शॉर्ट ट्रिक, और कुछ नहीं होती। शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक कुछ नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है लेट ए 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेन 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या आया गया यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। देखो क्या आएगा, हमें नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं जो कि, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, ऑल पॉसिबल्स रिलेशंस ए क्रॉस ए। ए क्या दिया हुआ है आपको, 1 2 3 दिया हुआ है। ए 1 2 3 है तो हम क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा ट्रांजिटिव होगा। विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमें चेक करना है, लेकिन कह रहा है कि कंटेनिंग 1 2 और 1 3 होना ही चाहिए। तो कह रहा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कोई भी रिलेशन R1, कोई रिलेशन ले लिया हमने R1। R1 में क्या करेंगे, हमारे पास रिफ्लेक्सिव है तो मतलब 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा ही होगा, 1 1 2 2 3 3 होगा। फिर कह रहा है सिमेट्रिक भी है, क्या कह रहा है, सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक है तो हम क्या कहेंगे, 2 1 लेंगे, पहले 1 2 ले लेते हैं, 2 1 लेंगे तो 1 2 भी होगा, 2 1 ले लिया तो 1 2 भी होगा। ठीक है, 1 2 लेना है तो 2 1 होगा, और कह रहा है 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 लेंगे तो कौन सा होगा, 3 1 भी होगा। बताओ ये होगा कि नहीं होगा, 3 1 भी होगा ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या किया हमने, रिफ्लेक्सिव के लिए ले लिया 1 1 2 2 3 3। फिर कह रहा है कि ये 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए, 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए इसके अंदर। तो 1 2 भी ले लिया, 1 3 भी ले लिया। लेकिन सिर्फ यहीं पर ही छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कह रहा है सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो अगर 1 2 लिया तो 2 1 भी होना चाहिए, तो इसलिए इसको भी लिया, और 1 3 लिया है तो 3 1 भी होना चाहिए, इसलिए इसको भी ले लिया। तो ये पहला हमारे पास रिलेशन बन सकता है। तो कह रहा है कि बताओ कि ये ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 तो चेक नहीं करना, ये तो होते ही होते हैं। 2 1 है, 2 1 को 1 2 के साथ रिलेट कर सकते हैं, 2 1 है तो 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, जो कि है। 1 2 चेक कर लेते हैं, और कौन कौन इसके साथ और कौन सा हो सकता है, 1 3 हो सकता है। तो 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए, जबकि 2 3 इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, as 2 1 belongs to R and 1 3 belongs to R, but 2 3 is not belongs to R. So relation R1 is, so R1 is not transitive. R1 is not transitive, hence लिख करके लिख सकते हैं R1 is reflexive, symmetric, but not ट्रांजिटिव। ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, ठीक है, सिंपल सा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कितने रिलेशन हो सकते हैं, केवल और केवल एक रिलेशन हो सकता है। पहला ही पहला आ गया, एक रिलेशन हो सकता है। नहीं, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे पास, उसका ऑप्शन क्या आ गया, A1।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी वही दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। तो सबसे पहले हमें सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3, और ऑल पॉसिबल रिलेशंस क्या हो जाएंगे A क्रॉस A में से ही, तो 1 1 2 2 3 3 और 1 2 1 3 2 1 2 3 और हो जाएगा 3 1 3 3 3 1 3 2। ये हो गया हमारे पास ऑल पॉसिबल रिलेशंस। तो हमें कह रहा है कि कितने रिलेशंस हो सकते हैं जो इक्विवेलेंस होंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं अपन, R1 चेक कर लो। R1 के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इक्विवेलेंस होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है सबसे पहले तो ये होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3। फिर कह रहा है कि ये 1 2 इसके अंदर रहना ही रहना चाहिए, 1 2 इसके अंदर होना ही चाहिए, तो 1 2 ले लो, 1 2 ले लिया। लेकिन सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो इसलिए 2 1 भी लेना पड़ेगा, 2 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक बताने के लिए। तो अब इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव भी होगा कि नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव भी आ गया तो हम कह देंगे कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 1 1 2 2 तो है, 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक भी है। और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो 3 1 है, सॉरी ये 3 3 होगा। ठीक है, 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, जो कि इसमें है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब क्या कहता है दूसरा R2। R2 चेक करते हैं। R2 में क्या करना है हमें, अब देखो 1 2 और 2 1 यानी मिनिमम इतना रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे देखते हैं और हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 और क्या ले लिया, 1 2 और 2 1 तो ले लिया, 1 2 और 2 1 ले लिया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, देखो हमारे पास 1 2 हो गया और 2 1 हो गया। अब हम कौन सा ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, 1 3, हम ले लेते हैं 1 3। अब अगर 1 3 लेंगे तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक भी बताना है। 1 3 लेंगे तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया फिर 1 3, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। हमने क्या लिया, 1 3 लिया, 1 3 लिया तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक बताना है। तो सिमेट्रिक बताना है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करोगे तो देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, और 2 को किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं। 2 1 लिया तो 2 1 को किसके साथ ले सकते हैं, 1 3। 2 1 और 1 3 है तो 2 3 भी होना चाहिए, इसके अंदर 2 3 नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, ऐसे लिख दो, एज क्या लिया था, 2 1 बिलोंग्स टू R एंड 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 2 3 नॉट बिलोंग्स टू R। सॉरी, A लेंगे यहाँ पर, A, R नहीं, किस में है ये, A में। नहीं, आ रही है, ठीक है। चल, देयरफॉर R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, R2 ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं कौन सा रिलेशन, R3।
रिलेशन कौन सा चेक कर लेते हैं, R3। R3 में देख चेक करते हैं R3 रिलेशन कौन सा लेंगे, तो मिनिमम रिलेशन ये तो होना ही होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3 और 1 2 2 1। अब आप देखोगे क्या हुआ कि हमने 1 2 और 2 1 ले लिया, इसके बाद कौन सा ले लिया, इसके बाद हमने ले लिया ये 1 3 और 3 1 ले लिया। अब कौन सा बच गया, 2 3 और 3 2 बच गया, इसको ले लेते हैं। कौन सा बच गया, 1 3 और 3 2, 1 3 3 2। चेक करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है ही, ट्रांजिटिविटी देखते हैं। 1 2 को चेक करते हैं किसके साथ, 2 1 1 1 है, और किसके साथ देख 2 1 को देखें तो 2 1 है, 2 1 1 3 तो 2 3 इसके अंदर, सॉरी 2 3 और 3 2 होगा, क्या होगा 2 3 और 3 2 लिया है हमने। तो 1 2 को देखेंगे 2 3 के साथ, तो 1 2 2 3, तो 1 3 है क्या इसके अंदर, 1 3 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R, बट क्या लिखेंगे, एज 1 2 बिलोंग्स टू R, जो भी रिलेशन हमारे पास दिया है ऑल पॉसिबल रिलेशन उसमें से है, और 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R। सो R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, R3 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब R4 जो आएगा हमारे पास वो तो पक्का ट्रांजिटिव होगा ही होगा, R4 पक्का ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, सारा ही ले लेना है, यानी 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2। तो अब चेक करोगे आपको क्या ये इक्विवेलेंस मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर R4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी R4 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी ऐसे कितने हो सकते हैं, 2 रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है, 2 रिलेशन हो सकते हैं, ठीक। चलो अब अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर पहले ही इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो समझाने के लिए है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे कि आपको पता है कि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो करने के लिए हमें ये एलिमेंट तो लेना ही लेना पड़ता। तो यानी जैसे यहाँ पर लिया 1 3 और 3 1 लिया, तो ये तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा, आपको पता है ट्रांजिटिविटी यहाँ पर नहीं आ पाएगी क्योंकि हम जोड़े में चल रहे हैं, तो ये तो हमने सिमेट्रिसिटी के लिए ले लिया। तो यहाँ से समझ में आ जाता है तुरंत कि 2 1 और 1 3 है, तो 2 3 इसमें नहीं है, तो 2 3 तो इधर ही पड़ा, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, पूरा ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसके अलावा क्या कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर तुरंत पता चल जाता है कि क्या है, केवल 2 ही रिलेशन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये थे आपका मिसलेनियस के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1 आपका आज यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक। तो जो भी हमारा नया सिलेबस है सीबीएसई की तरफ से जो भी मिला है हमें, उसमें क्या है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो दोबारा देख लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर में, नए दिन के साथ, नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए खूब मेहनत करो, खूब अभ्यास करो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।